अब आते हैं मुद्दे पर। सबसे बड़ा मुद्दा बुंदेलखंड का क्या है, इस विषय पर हमारा दूसरा सेशन शुरू होने वाला है। कुर्सियां लग रही हैं, गेस्ट आ चुके हैं। सेशन का नाम है बुंदेलखंड अलग राज्य, चुनौतियां और संभावनाएं। इस सेशन के पहले गेस्ट हमारे होंगे भानु सहाय, अध्यक्ष हैं बुंदेलखंड निर्माण मोर्चा के। भानु जी का स्वागत करिए। कुर्सी थोड़ा सा, बड़ा काम होता है, फ्रेम लगाना होता है। फ्रेम लग जाए उसके बाद गेस्ट को बुलाते हैं। आप लोग फ्रेम सेट कर लो भाई। ये हमारे साथी जेरी हैं, ये मिथिलेश हैं। अरे अमितेश कहाँ गए? ये तीसरे अमितेश हैं, नाम सुनते रहते होंगे आप। हमारे दूसरे गेस्ट हैं बाबूलाल तिवारी, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, बीजेपी नेता हैं फिलहाल। आइए बाबूलाल जी। हमारे तीसरे गेस्ट हैं सेशन के जगदीश तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और बुंदेलखंड के इतिहास में और इस आंदोलन के बारे में जानकारी रखने वाले हैं। स्वागत है जगदीश जी का। हमारी चौथी गेस्ट हैं हमीदा जी, बुंदेलखंड आंदोलन की पुरानी एक्टिविस्ट रही हैं, शुरुआत से जुड़ी रही हैं। हमीदा जी आपका स्वागत है, आइए। इस सेशन की हमारी आखिरी गेस्ट हैं वंदना कुशवाहा, बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा से हैं, आइए। और इस सेशन को कंडक्ट करने हमारे सरपंच सौरभ द्विवेदी जी आ रहे हैं। स्वागत करिए जोरदार तालियों से। लगना चाहिए अपने घर में है, बुंदेलखंड में है। थैंक यू सौरभ। अमूमन जो लोग मंच पर होते हैं, निगाहें और कैमरे उनकी तरफ ज़्यादा होते हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि ज़्यादा मेहनत उनकी होती है जो पर्दे के पीछे, पृष्ठभूमि के पीछे, मंच के नीचे काम करते हैं। इससे पहले कि मैं ये सेशन शुरू करूं, मैं आपको जल्दी से अपनी टीम से मिलवा देता हूं। ये पहले कैमरे के पीछे हैं जेरी, जो लगातार इस यूपी की हालचाल यात्रा में हमारे साथ हैं। आप में से जो लोग ब्लॉग देखते होंगे वो उस चेहरे से वाकिफ़ होंगे। दूसरे कैमरे के पीछे दो लोग हैं, लल्लन टॉप के सबसे पुराने सहयोगियों में से एक अमितेश कुमार और विमलेश। तीसरे कैमरे को लेके जो खड़े हुए हैं वो हैं तरुण और आयुष जी से आपका परिचय हो गया है। शुभम, सचिन बहुत मारेगा, इतने महीनों से काम कर रहा है। सचिन और ये हमारे जो अभी कंपेयरिंग कर रहे थे सौरभ त्रिपाठी जी, अतुल हैं पीछे, अमन है। इन सबसे आपको मिलवाऊंगा आखिरी में, तसल्ली से बैठकी होगी। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का इस मंच पर, लल्लन टॉप अड्डा। हम जब अलग अलग रीजन्स में जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वहाँ के सबसे बड़े मुद्दे पर विस्तार से बातचीत की जानी चाहिए। जब हम कानपुर में थे तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, और जब हम बुंदेलखंड में आए तो हमें लगा कि उस बात को मंच मुहैया कराने का वक्त आ गया है। जो बात हमारे न्यूज़ रूम में अक्सर मजाक में कही जाती है कि जब अलग बुंदेलखंड राज्य बनेगा तो झांसी में क्या होगा, उरई में क्या होगा, सागर में क्या होगा, आदि इत्यादि। तो क्या अलग राज्य बनना ही एक सॉल्यूशन है? चुनौतियां क्या हैं, संभावनाएं क्या हैं, अवसर क्या हैं, मुश्किलें क्या हैं, और क्या बुंदेलखंड का अलग राज्य बनना कुछ नेताओं के लिए सिर्फ अपनी नेतागिरी चमकाने का एक जरिया भर है? नारा लगाते हैं, बात करते हैं, सत्ता की कुछ सीढ़ियां चढ़ते हैं और नारे को भूल जाते हैं। इन सब विषयों पर बात करेंगे। मंच पर बहुत सारे मेहमान हैं जिनका परिचय आपसे हो चुका है। आपके हिस्से के सवाल भी लेंगे सत्र के आखिरी में। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। क्या वाकई बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की जो मांग है वो दुरुस्त है? कई लोग कहते हैं कि नेतागिरी चमकाने भर की मांग है, प्रेस विज्ञापन देने की मांग है, अखबारों में छपने की मांग है और अपने पॉलिटिकल सीवी को मजबूत करने की मांग है, ताकि जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनमें अपना करियर चमकाया जा सके। आपका क्या कहना है? धन्यवाद मेरे भाई। पहले तो आप सबन को जय जय बुंदेलखंड पहुंचे। बॉस, जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक इलाज है, वो है बुंदेलखंड राज। 74 साल आज़ादी के 74 साल का इतिहास और बुंदेलखंड का सत्यानाश इसके पीछे कारण रहा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में पानी है, 64 बांध बने हैं हमारे यहाँ, 12 छोटी बड़ी नदी हैं। उसके बाद भी हमारा किसान ऊपर देखता है कब बारिश होए, कब किसी बोए। हमारे यहाँ नलों में पानी नहीं पहुंचता है। पेयजल की बड़ी विकराल समस्या है पूरे बुंदेलखंड। अकूट धन संपदा है हमारे यहाँ।
हीरा हमारे सिर्फ बुंदेलखंड में होता है। हीरा खोदने वाले हाथ होते हैं गुजरात के, हीरा तराशने वाले हाथ होते हैं गुजरात के। हमारे हाथों को तो रोजगार भी नहीं मिलता। हीरा होता है हमारा, छाती छलनी होती है हमारी, हमें मिलता नहीं है कुछ भी। गौरा पत्थर पेरोफ्लाइट, 80% गौरा पत्थर जिससे पेस्ट बनता है, हमारी जितनी मातृशक्ति बैठी है इनके मेकअप के सामान में जो इस्तेमाल होता है, क्रीम पाउडर सारी चीजों में, वो गौरा पत्थर है पेरोफ्लाइट। 80% देश की मांग को पूरा करने का वाला पेरोफ्लाइट हमारे बुंदेलखंड से जाता है। मान्यवर, खनिज बहुत हैं, लंबा हो जाएगा। पर्यटन, जितने धार्मिक, पौराणिक और आध्यात्मिक और ऐतिहासिक पर्यटन स्थल बुंदेलखंड में हैं, पूरे विश्व में कहीं नहीं मिलेंगे आपको। सब जानते हैं कि होली आ गई, सब खेलते हैं होली, लेकिन ये नहीं मालूम कि हमारी होलिका तो एरच की हती, हिरण्यकश्यप की राजधानी तो एरच की हती, लेकिन अविकसित। देश में 2 सबसे बड़ी तांत्रिक पीठ हैं, एक कामाख्या पीठ, एक दतिया। कामाख्या पीठ जाने के लिए हम तरसते हैं, दतिया अविकसित। देश में 7 बड़े सूर्य मंदिर हैं, जिसमें एक बालाजी धाम उन्नाव का नाम आता है, अविकसित। 11.5 साल जिस नगरी में हमारे प्रभु राम रहे हैं, चित्रकूट, अविकसित। रानी झांसी की यह धरा जिसमें आज हम बैठे हैं, अविकसित। राम मंदिर आपने बहुत देखे होंगे देश में, लेकिन राजा राम सरकार हमारे बुंदेलखंड में विराजे है, जहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश की तरफ से। पुलिस वाला खड़ा होता है, उन्हें बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है, लेकिन क्षेत्र अविकसित। कलिंजर, जहां यह कहा जाता है कि शिव ने अपने कंठ में जो विष धारण किया था वो कलिंजर में किया था, अविकसित। ये हम अविकसित 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 इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वाकई में मान्यवर हम अविकसित हैं। हमको हमारे राजनीतिक दलों ने जो अभी तक यहां शासन करते आए हैं, उन्होंने हमको पिछड़ा बनाकर रखा है। जबकि दे दो हमारा बुंदेलखंड हमको, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में विद्युत है। 1940 मेगावाट विद्युत पारीछा में बनती है, जो अखंड बुंदेलखंड जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का भाग आता है उसके लिए 24 घंटे विद्युत आपूर्ति के लिए पर्याप्त है। 5000 मेगावाट विद्युत है हमारे बुंदेलखंड में, हम 3000 विद्युत बेचकर अपना राजस्व इकट्ठा कर लेंगे। अविकसित इसलिए रखा गया हमको, अविकसित इसलिए हैं हम कि बड़ी कोठी लखनऊ में, बड़ी कोठी भोपाल में कैसे बनेगी अगर हमारा मुख्यमंत्री हो, हमारा संतरी हो, हमारा एडीएम हो और हमारा अर्दली हो, तो जो पैसा होगा, जो विकास होगा, हमारा रह जाएगा। इसलिए मान्यवर, बुंदेलखंड तो लेंगे, जैसे दोगे वैसे लेंगे, बुंदेलखंड तो बनाना ही पड़ेगा। और बुंदेलखंड की इसलिए भी और मान्यवर आवश्यकता है, इसलिए भी और आवश्यकता है, यहाँ से 30 से 40% लगातार रोजगार के लिए पलायन होता है। यहाँ लगभग 150 से 200 लोग आत्महत्याएं करते हैं। हमारा बुंदेलखंड बन जाएगा, हमारा अपना बुंदेलखंड होगा, हमको ना केंद्र की आवश्यकता होगी, ना किसी और की आवश्यकता होगी। पर्याप्त मात्रा में साधन है, हम अपना बुंदेलखंड चला लेंगे। ठीक है, हमीदा जी आपसे जानना चाहूँगा, ये तो भाई साहब ने बता दिया कि क्यों आवश्यकता है, पर इस आंदोलन की गति अभी तक तेज क्यों नहीं हो पाई? कहाँ अटका रहा ये आंदोलन? देखिए, सन 89 से हम लोग, राइट ना, हम लोग इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। जब शंकर लाल मेहलोत्रा जी ने इस आंदोलन को शुरुआत करी थी, तो उनके शुरुआती दिनों से उनकी जो मेन बॉडी थी उसमें हम लोग रहे, और उस वक्त उन्होंने आंदोलन को बहुत तेज़ गति दी। बहुत ही सारा आंदोलन बहुत तेज़ी से चला, और जो कुछ कर सकते थे, यहाँ तक कि हम लोगों ने जो भी तरीका होता है, हम लोगों ने टावर पे चढ़े, टावर तोड़ा किले का, 18 दिन हम लोग जेल रहे। जगदीश भाई गवाह हैं, हमारे साथ रहे।
बहुत सारी महिलाएं थी और बहुत बड़ा मूवमेंट चला। लेकिन एक हम लोगों के साथ विपदा कहिए, मुसीबत कहिए, कैसी आई कि शंकरलाल मल्होत्रा जी काफ़ी बीमार हुए एक हादसे की वजह से और फिर वो चल बसे। उनके जाने के बाद कुछ बीच में नेताओं ने उसको लपका, लेकिन वो भी इसको नहीं चला पाए। फिर हमारे भानु सहाय जी ने उसको संभाला और भानु सहाय जी ने उसकी शुरुआत की। अब ना होने का कारण सबसे बड़ा यहाँ के सांसद, विधायक और पॉलिटिशियन हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि बुंदेलखंड राज्य बने। हमने तो अभी तक इतने सालों की राजनीति में भी पॉलिटिक्स में रही हूँ और कांग्रेस के बहुत अच्छे अच्छे पदों पर 20-22 साल में रही। मैंने तो यही तजुर्बा किया कि यहाँ के जो नेता हैं, लोकल नेता हैं, वो बिल्कुल ये नहीं चाहते कि बुंदेलखंड राज्य बने। उनकी सुस्ती, अगर उनकी आवाज़ वो इस बुलंदी से हम लोगों का साथ देते, जिस बुलंदी से हम लोग इसमें लड़े, तन मन धन हम लोगों ने पूरा लगाया। ये नहीं 18-18, 20-20 साल हो गए हम लोगों को इस आंदोलन को चलाते हुए। भानु ने तो उस आंदोलन को बहुत गति दी है, बहुत गति दी है। और अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी को बुंदेलखंड बनाना ही पड़ेगा। हम लोग इस स्थिति में ले आएंगे उनको कि उनको बुंदेलखंड बनाना ही पड़ेगा। 19 तारीख को वो यहाँ आ रहे हैं और हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि हम लोग उनसे मिलकर आखिरी बार ये बात करें कि आप हमें स्पष्ट बताइए कि आप बुंदेलखंड बनाएंगे या नहीं, क्योंकि हम लोग हर तरह से समर्पित हैं। चाहे हम लोगों की, कहा जाता है ना, बहुत से आंदोलनों में लोगों को अपनी जान देनी पड़ती है, दाह करना पड़ता है, आग लगानी पड़ती है, उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और हमारे परिवार के लोगों ने भी कह दिया है कि जब इतनी मेहनत आप लोगों ने करी है तो आप लोगों का हम लोग दान भी दे सकते हैं बुंदेलखंड के लिए। हमीदा जी, जी थोड़ा सा मैं यहाँ डेविल्स एडवोकेट हो रहा हूँ। मैं जब छोटा था तब भी अखबारों में इसी तरह के भाषण पढ़ता था नेताओं के, आज से 20-25 साल 30 साल पहले। आज भी मंच पे यही बातें हो रही हैं। आप कांग्रेस में रहीं, कांग्रेस का लंबे समय तक शासन रहा, तब बुंदेलखंड नहीं बना। देश आज़ाद हुआ, कांग्रेस की सरकार बनी, पनिक्कर कमीशन के सामने सारे प्रतिवेदन गए, तब बुंदेलखंड नहीं बना। 89 तक तो अगर एक 77 से 80 का दौर छोड़ दें, आप ही की सरकार रही, तब नहीं बना। आप कह रहे हैं कि शंकरलाल मल्होत्रा के बाद तमाम नेता हुए। यहाँ पे बाबूलाल तिवारी जी मौजूद हैं। बाबूलाल जी का पहला परिचय स्टूडेंट डेज में मैंने यही सुना था कि साहब बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं। एमएलसी का इलेक्शन भी लड़े थे सर आप तब? हाँ, 3 बार। माइक पे बोलिए। अब आप भाजपा में आ गए हैं, तो भाजपा ने क्या किया बुंदेलखंड के लिए? चूंकि ये आप जानते हैं, कि उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और ये जो छोटे छोटे झारखंड बोलना चाह रहे हैं, झारखंड और तेलंगाना भी बना है, तेलंगाना भी बना हुआ है। ये जितने राज्य बने हैं इनमें भाजपा की सहानुभूति रही है और भाजपा ने बनाने का काम किया है। अरे बीच में मत बोलिए, ये बिल्कुल ऐसे नहीं है, ये कोई टीवी डिबेट नहीं है। सुन लीजिए पहले। सवाल मेरा यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया बुंदेलखंड के लिए? भानु साय जी ने इतनी सारी समस्याएं गिनवा दी। जी जी, नहीं, हम ये नहीं कहते कि क्या किया, क्या करना चाहिए। अभी भारतीय जनता पार्टी ने जैसे प्रदेश बनाए, हमने बताया 3 यहाँ बनाए, झारखंड बनाया, उत्तराखंड बनाया, छत्तीसगढ़ बनाया और तेलंगाना बनाया। तेलंगाना कांग्रेस ने बनाया, तेलंगाना कांग्रेस यूपी ने के बनाया। दौरान तेलंगाना में भी उनकी देखिए, मैंने नहीं बोला भानु जी, आप अरे आप तो साथ में काम sorry, करने वाले हैं sorry, कि आप sorry. विरोध में काम करने आप वाले कह हो? रहे कांग्रेस बोल रही है क्या? अब नहीं, हमें बताने हुआ कांग्रेस ने किया भाई, नहीं। सच तो बोलना चाहिए ना। तो मैं ये कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस समय शासन में है, सत्ता में है, और भारतीय जनता पार्टी लगभग आगे भी सत्ता में आने वाली है, ऐसा लोगों का मानना है। तो उन्हीं लोगों से मिलकर के ही राज्य का निर्माण कराया जा सकता है, क्योंकि बुंदेलखंड बनना बहुत जरूरी है। कारण भी आप जानते हैं, शिक्षा, रक्षा, सड़क, सिंचाई गांव खेत तक पहुंच ना पाई। जो गांव तक, खेत तक पहुंचना चाहिए था वो नहीं पहुंचा पाए अभी 70 सालों में, 75 सालों में सरकारें। तो अब जरूरी है कि अब जब तक बुंदेलखंड नहीं बनेगा तो हमारा संपूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। ये बुंदेलखंड का विकास तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहाँ के लोग कहते हैं कि बाबूलाल तिवारी और राजा बुंदेला जैसे नेता अपना विकास करने के लिए बुंदेलखंड का आंदोलन छोड़ के भाजपा में चले गए। नहीं,
बिल्कुल सही बात है। देखिए, हमारा विकास, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा विकास हो या मेरे यहाँ के छात्रों का विकास हो, यहाँ के नौजवानों का विकास हो, किसानों का विकास हो, आप समझ रहे हैं विकास इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी है, रुक जाइए, मैं बताना चाहता हूं, इसलिए जरूरी है कि आज तक के इतिहास में 47 के बाद तक हमारे इस बुंदेलखंड में जो कम से कम 150 विभाग होना चाहिए, इन्हें मालूम नहीं है सब लोगों को। आज तक एक भी विभाग बुंदेलखंड में नहीं है, एक भी विभाग। आज तक हम बात करते हैं, जब तुलसी की बात करते हैं, मैथिली गुप्त की बात करते हैं, वाल्मीकि की बात करते हैं, और जब कुलपति देने की बारी आती है, ये सब जानते हैं कि कैसे कुलपति और कहां से आते हैं। आज तक बुंदेलखंड से कोई कुलपति नहीं आया बुंदेलखंड की धरा पर, और जो आता है वो बुंदेलखंड के छात्रों को कुचल करके पूर्वांचल के छात्रों को स्थापित करने का काम करता है। इसलिए बुंदेलखंड राज्य जरूरी है। एक भी, आपको मैं बता रहा हूं, बार बार मैं कहना चाहता हूं, पैदा होने से लेकर के पैदा होता है बच्चा, और इसके बाद पढ़ाई करता है, और मृत्यु तक हर चीज प्रयागराज की ओर देखना पड़ता है। बेसिक शिक्षा से लेकर के उच्च शिक्षा तक, माध्यमिक शिक्षा से लेकर के एसएससी और जितने पीसीएस के एग्जाम है, सब वहां देखना पड़ता है। न्याय के लिए जाना होगा तो प्रयागराज जाना होगा, स्नातक विधायक से बात करनी होगी तो प्रयागराज से बात करनी होगी, शिक्षक विभाग से बात करनी होगी तो प्रयागराज से बात करनी होगी, उच्च शिक्षा की बात करनी होगी तो प्रयागराज से बात करनी होगी, और यहाँ एलएलबी करके जाने वाले लोगों को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो प्रयागराज से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। हमारे पास कुछ नहीं है, वी आर ओनली वोटर, हम वोटर बन करके रह गए हैं, और जो कुछ हमको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हमारे 150 विभाग अगर होते, यहाँ मुख्यालय होता, आप निगाह उठा करके देखिए, एक भी मुख्यालय किसी भी विभाग का बुंदेलखंड में स्थापित नहीं हो पाया। अगर मुख्यालय होता तो कम से कम वहाँ के चौकीदार से लेकर के, चपरासी से लेकर के और कर्मचारी से लेकर के बुंदेलखंड के लोग होते, उनका पलायन रुक जाता। हम सब कुछ देने वाले, गिट्टी मिट्टी बालू पत्थर हीरा पन्ना सब कुछ देने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारे देने की बारी आती है तो लोग हमारी तरफ निगाह उठा करके नहीं देखते, किसी भी विभाग में, किसी भी मायने में और किसी भी तरह। बाबूलाल जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं। क्या आपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सामने भी इसी तरह से बोला? नहीं, ऐसा है। हाँ। आपको मालूम होगा, हम यहाँ से, हमने दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था, हमारे साथ आप भी गई थी, और बहुत लोग छात्र छात्राएं भी गए थे, और दिल्ली में हमको प्रधानमंत्री के पास ले गए थे, और हमने उनको अपना ज्ञापन दिया था। आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात है, और हम ज्ञापन दे करके आए थे। हमारी बातचीत नहीं हुई थी, भाषण देने का अवसर नहीं मिला था, केवल ज्ञापन लेने का काम किया गया था, तो ज्ञापन दे आए थे। जगदीश जी, मेरा अगला सवाल आपसे है। लंबे समय तक आप पत्रकारिता में रहे हैं, ये जो रस्साकशी है, कुछ इस मंच पे दिख रही है, कुछ ऑडियंस में दिख रही है, अगर बुंदेलखंड को अलग राज्य बनाने की चाह रखने वाले नेता अलग अलग संगठनों की छतरी तानने के बजाय लोगों के बीच काम करते, एक पॉलिटिकल फोर्स बनते, तो तेलंगाना राज्य सिर्फ ज्ञापन देके तो नहीं बना है। जब सत्ता के शीर्षों को समझ में आ गया कि राज्य बनाए बिना अब काम नहीं चलेगा, अगर पॉलिटिकली सस्टेन करना है, तभी बना तेलंगाना, तभी उत्तरांचल बना, तभी झारखंड बना, तभी छत्तीसगढ़ बना। तो यहाँ के अलग अलग सत्ताधीशों ने, चाहे वो सो कॉल्ड मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियां हों, भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सपा, उन्होंने इसे मुद्दा नहीं बनाया, क्योंकि उनको लगता है कि इसको मुद्दा नहीं भी बनाएंगे तो भी काम चल जाएगा, तो भी वो चुनाव जीतते रहेंगे। आप इसको किस तरह से देखते हैं? कितनी गंभीरता दिखती है आपको बुंदेलखंड के नाम पे नेतागिरी करने वाले अलग अलग फ्रंट, अलग अलग संगठनों के नेताओं में, और मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता कितने चिंतित रहे हैं विगत काल में और वर्तमान में? बुंदेलखंड के राम राजा रखवारे हैं। एक बहुत बेसिक बात जो आपने हमारे और पूर्व वक्ताओं से पूछी है, शायद वो कहीं ना कहीं अपने खूंटे से बंधे हैं। बुंदेलखंडी शब्द है, क्षमा, भाजपा का खूंटा दिल्ली से बंधा है, कांग्रेस का खूंटा दिल्ली से बंधा है, बसपा ने 4 राज्यों में विभाजित करके दिखाया था कि हम राज्य चाहते हैं, चाहे वो राजनीतिक ही क्यों ना हो। मध्य प्रदेश में
श्रीनिवास तिवारी जी, स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी जी ने एक प्राइवेट प्रस्ताव मध्य प्रदेश विधानसभा में भेजा था। वो पास भी हुआ था, लेकिन उसका कोई महत्व आज तक नहीं दिया गया है। यहां 1942 से राज्य निर्माण की बात चल रही है। सबसे पहले 1942 में महाराजा वीर सिंह जी देव, हिज हाईनेस ओरछा, जो टीकमगढ़ रहते थे, उन्होंने कुंडेश्वर में स्वर्गीय बनारसी दास चतुर्वेदी जी को बुलाकर साहित्य के माध्यम से एक पत्रिका छपती थी मधुकर, सौरव जी, मधुकर के माध्यम से बुंदेलखंड राज्य की मांग को उठाया था साहित्यिक दृष्टि से कि क्यों बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए। तो उसके बाद छोटे छोटे आंदोलन होते रहे और जब 1956 में एम पणिक्कर के नेतृत्व में एक बुंदेलखंड राज्य पुनर्गठन आयोग बना, पणिक्कर ने कहा था कि भाषाई दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और भौगोलिक दृष्टि से अगर कहीं समता पाई जाती है तो उसको उस राज्य को बनना चाहिए। और बुंदेलखंड जो 2 राज्यों में बटा हुआ है उसमें ये दोनों सारी चीजें पाई जाती हैं। पणिक्कर ने उस समय ये भी कहा था, उस समय आज हम सब लोग जानते हैं कि उड़ीसा देश का सबसे कहना चाहिए पिछड़ा राज्य है। कई लोग कहना नहीं चाहिए, एक भारत की एक माथे पे कलंक है कि उड़ीसा की लड़कियां कई राज्यों में बेची जाती हैं और उनकी शादियां यहां की जाती हैं कई राज्यों में। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। तो उन्होंने ये कहा था कि बुंदेलखंड उससे भी पिछड़ा है, लेकिन बुंदेलखंड की धरती में वीरता का एक जो तत्व है उसके कारण बुंदेलखंड को अलग अलग राज्यों में बांटा गया था और बुंदेलखंड को 1956 में अलग राज्य बन जाना चाहिए था। हम लोगों को केवल इसलिए अलग राज्यों में बांटा गया है, अलग अलग क्षेत्रों में बांटा गया है, अलग अलग भागों में बांटा गया है, क्योंकि हमने मुगलों के खिलाफ यहां से लड़ाई शुरू की थी, हमने अंग्रेजों के खिलाफ यहां से लड़ाई की थी और उसके पहले भी हम लोगों ने हमारे खिलाफ जो बोला उसके खिलाफ हमने बुंदेली योद्धाओं ने लड़ाई शुरू की थी। इसलिए और एक पहला सिद्धांत है कि अगर आप किसी को पेट से काट दो, अगर किसी को भूखा रहने दो तो किसी लड़ाई के लायक नहीं रहता है, और वो है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड को 2 भागों में इसलिए बांटा गया क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की लड़ाई लखनऊ में उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की आवाज लखनऊ में नहीं सुनी जाती है और बुंदेलखंड के मध्य प्रदेश के क्षेत्र की आवाज भोपाल में नहीं सुनी जाती है। अगर यह दोनों भाग एक हो जाएंगे तो हम लखनऊ पे भी राज कर सकते हैं, हम भोपाल पे भी राज कर सकते हैं और हम दिल्ली पे भी राज कर सकते हैं। इसलिए साजिशन इस राज्य को वहां बांटा गया है। और फिर जो लोग आए, क्या क्या लोग आए, मैं सिर्फ शंकरलाल मेहरोत्रा का नाम इसलिए लेना चाहूंगा कि उस व्यक्ति ने सर्वस्व न्यौछावर करके इस बुंदेलखंड राज्य को उस ऊंचाई पर लाया था कि जब ऐसा लगने लगा था कि तेलंगाना नहीं, छत्तीसगढ़ नहीं, झारखंड नहीं, उत्तराखंड नहीं, सबसे पहले बुंदेलखंड राज्य बनना चाहिए, उस व्यक्ति ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था। और लाल कृष्ण आडवाणी जी से जब हमारी इस मामले में बात हुई, जब राज्य बनने की कगार पर था, ये तीनों राज्य बनने की कगार पर थे, शंकरलाल मेहरोत्रा जी के साथ हम भी थे और हमारे कुछ और मित्र थे, उनके साथ जब हम वहाँ लाल कृष्ण आडवाणी जी से बात करने गए तो उन्होंने सीधा जवाब दिया था कि देखो भाई, एक राज्य में बटे होने के वाले हिस्से को ही मैं राज्य बना रहा हूँ, और वो था उत्तराखंड जो उत्तर प्रदेश से काटना था, झारखंड जो बिहार से काटना था, और छत्तीसगढ़ जो मध्य प्रदेश से काटना था। उनके बाद बोले, उसके बाद अटल जी से मिले, अटल जी को ये बात बताई कि साहब मेरे बहुत बहुत पिछड़ा बुंदेलखंड है, मेरे भूखों मर रहे हैं आदमी, मेरे सारा हो रहा है। बोले मेरे सांसद तो कहते ही नहीं, मेरे सांसदों ने कभी मुझे आवाज नहीं उठाई संसद में कि मैं बुंदेलखंड कोई पिछड़ा हुआ है। तो उनसे कहा नहीं साहब, सांसद आपके, चूंकि मैंने पहला शब्द इस्तेमाल किया कि खूंटे से बंधे हुए हैं, तो उन्होंने कहा उनको हराओ। ये अटल बिहारी वाजपेयी की बात थी, चूंकि और कई लोग यहाँ हैं वो आपको गवाही दे सकते हैं। तो सीधे फ्रेम ने कहा भैया उठो, चलते हैं, इनके सांसद को हराते हैं। और
राजेंद्र अग्निहोत्री जी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत हमारे प्रिय आदमी थे। उनको हराने का पाप हम लोगों को लेना पड़ा, क्योंकि बुंदेलखंड राज बनाने का उन्होंने भी बात नहीं की थी वहाँ। हम जब लोग आंदोलन की बात करते थे, जंतर मंतर पे जाके 20-20 हजार आदमी की बात करते थे, 20 हजार आदमी को लेके बात करते थे, भाषण सब देते थे। उमा भारती भी उसमें थी, राजेंद्र अग्निहोत्री जी उसमें थे, टिकरिया जी उसमें थे, त्रिपाठी जी अपने बांदा के, और दमोह सांसद अपने बाबा जी भी थे। सारे लोग यहाँ भाषण बढ़िया देते थे, ऐसा करा देंगे, वैसा करा देंगे, फला करा देंगे, ढिमका करा देंगे। संसद में इन लोगों ने एक शब्द आवाज नहीं उठाई। अदरवाइज बुंदेलखंड अब से छत्तीसगढ़ और इन जो 2000 में राज्य बने उन सबसे पहले बन जाता। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी राजनीतिक लोग हैं, और भी कई नाम है, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, उनने बुंदेलखंड की आवाज उठाकर सिर्फ अपना राजनीतिक उल्लू सीधा किया है। जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे थे? नहीं, मैं अकेले इसमें ही नहीं जोड़ना चाहता हूँ। थोड़ा सा 2 मिनट का समय अगर आप सौरभ जी हमको दे दें तो 12 मार्च 1948 को आप लोग भी थोड़ा सा जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद 12 मार्च 1948 को हमारा बुंदेलखंड राज्य बनाया गया था। जो 35 छोटे राजे रजवाड़े थे जिन्होंने संधि की थी उस समय भारत गणराज्य को अपने आप को मिलाने की, तब यही कहा था कि भाषा आधार पर, रहन सहन के आधार पर, बोली के आधार पर हमारा प्रदेश हमको चाहिए। हमारा प्रदेश बनाया गया था, राजधानी उसकी नौगांव बनाई गई थी और कामता प्रसाद सक्सेना जी उसके पहले मुख्यमंत्री बने थे। अभी जगदीश जी ने बताया 1956 में हमको उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बांट दिया गया। 70 से आंदोलन शुरू किया था पंडित विश्वनाथ शर्मा जी ने बुंदेलखंड एकीकरण समिति बनाकर, लेकिन उन्होंने सिर्फ जन जागरण का कार्य किया था। उन्होंने प्रदर्शन, उन्होंने घेराव, उन्होंने इस तरह का कोई कार्य नहीं किया था। 1989 से शंकरलाल मल्होत्रा जी निकल के आए थे। उन्होंने बुंदेलखंड की बात झांसी के गलियारे से उठाकर दिल्ली के गलियारे तक पहुंचाने का कार्य किया था। मान्यवर सौरभ जी, हमें पंख तब लगे हमारे आंदोलन को जब राहुल गांधी जी बुंदेलखंड में कुटी कुटी जाकर सोते थे रात में। 2008 की बात है। कभी इस दलित की कुटी में, कभी इस दलित की कुटी में, वो 5 या 6 बार बुंदेलखंड आए। पूरे देश ने, पूरे देश की मीडिया ने हमारे बुंदेलखंड की बदहाली को, हमारे बुंदेलखंड की बेहाली को पूरे देश को दिखाया है और उनको समझाया है कि हमारी स्थिति क्या है। उसके बाद 2011 में मायावती जी ने जो प्रस्ताव पारित किया, अब वो राजनीतिक दृष्टि से हो या जो भी हो, उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांट देना चाहिए। लेकिन सौरभ जी, 2014 के चुनाव में जिस समय उमा भारती झांसी चुनाव लड़ने आई और उन्होंने ऐसे हाथ मार के कहा कि 3 साल के भीतर बुंदेलखंड राज बनवा दिया जाएगा, राम राजा सरकार यहाँ के राजा होंगे, हम राम राज लेने आएंगे। और ये घोषणा उन्होंने अकेले में नहीं की, ये मोदी जी के मन से की थी। और मोदी जी ने भी ये कहा था मान्यवर कि उमा जी जो कह रही है उसको पूरा कराना हमारा कर्तव्य है, हमारा दायित्व है और हम इसको पूरा करा कर रहेंगे। 7.5 साल होने जा रहे हैं मान्यवर। कहाँ गई उमा भारती जी, कहाँ गए मोदी जी, कहाँ सो गए सब जाके? अरे हम बुंदेलियों को हमारा बुंदेलखंड दे दो, हमें नहीं आवश्यकता है आपकी। एक नारा आखिर में और दे दूं आपको, खाली कर दो रास्ते, अब बुंदेली जनता आती होगी। बहुत हो चुका, बहुत झेल लिया सौरभ जी। और बता दें सौरभ जी आपको, हम बाबूलाल जी जो कह रहे थे यथार्थ है, सत्य है उसमें भी कि हमारे पास कुछ नहीं है, कोई विभाग नहीं है। अरे वो इसीलिए तो नहीं है कि हमारे पास प्रांत नहीं है। आज दे दो हमारे पास प्रांत, 150 विभाग बन जाएंगे। ये जो हमको इलाहाबाद भागना पड़ता है, हमें अगर रजिस्ट्रेशन कराना है इलाहाबाद जा रहे हैं, जो जो बाबूलाल जी ने कहा वो सब बुंदेलखंड में होने लगेगा। लेकिन होगा तो तब जब हमारा बुंदेलखंड बनेगा। और बता दें सौरभ जी, ये हमारा बुंदेलखंड क्यों नहीं बनवाया दिया जा रहा है? ये बुंदेलखंड क्षेत्र इन राजनीतिक लोगों के लिए सबसे बड़ा चारागाह है। सारे राजनीतिक लोगों की आप कोठियां देख लिए, भोपाल में और लखनऊ में क्या आलीशान बड़े बड़े बंगले बने, बंगले कोठियां क्या कहिए, महल बने हुए हैं। ये सिर्फ हमारे बुंदेलखंड की बजरी से बने हुए हैं जो अवैध खनन के रूप में जाती है यहां से। मान्यवर, हमारे पास क्या नहीं है? सोने के लिए, पेट्रोलियम के लिए वहां घेराव शुरू हो गया, फोर्स लग गई, उन्होंने पहाड़ी घेर ली। उसके बाद भी हम बैठे हुए, हमारे हुक्मरान चुप हैं। जब 2022 के चुनाव आ रहे हैं सौरभ जी, आप फिर झांसी आएंगे, हर चुनाव में
हर मंच पे हर नेता के मुंह से आपको सिर्फ एक चीज सुनाई पड़ेगी, बुंदेलखंड राज तो बनवा के रहेंगे, इसके लिए खून बहाना पड़े बहा देंगे, तुम्हारा खून गिरेगा हम अपना पसीना बहा देंगे, हमारा खून गिरेगा तुम अपना पसीना बहा देना। इस तरह के नारे लगाना शुरू करेंगे। लेकिन जिस दिन चुनाव खत्म होगा, रात गई बात गई और आपका नाम सुभाष गई, बात खत्म हो जाएगी बात खत्म हो जाएगी। मान्यवर, अब हम बुंदेलियों का हाथ उठा के समर्थन कर देना यदि मैं सच बोल रहा हूं। एक ही सपना, एक ही काज, और वो है बुंदेलखंड राज। बुंदेलखंड राज तो बनेगा बनेगा सौरभ जी, जैसे देंगे वैसे बनेगा, बुंदेलखंड राज तो बनेगा। चलिए, वंदना कुशवाहा जी यहाँ पे हैं बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा से। वंदना जी, इस अलग राज्य की मांग में महिलाओं का क्या रोल देखती हैं आप, और अभी तक के आंदोलनों में महिलाओं का क्या रोल रहा? महिला जनप्रतिनिधि कितने सक्रिय रहे? उमा भारती जी का जिक्र किया, कुछ और विधायक भी हैं जैसे राठ से मनीषा अनुरागी हैं, और भी अलग अलग क्षेत्रों से महिलाओं ने जनप्रतिनिधित्व किया है। बुंदेलखंड की धरती पर महिलाओं का अहम रोल है। झांसी की रानी बुंदेलखंड की ही थी। सबसे पहले स्वतंत्रता झांसी की रानी ने ही दिलाई थी, क्योंकि जब बुंदेलखंड की प्रथम स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी तो सबसे पहली जो चिंगारी फूटी थी वो झांसी से ही फूटी थी। महारानी झांसी की जो महारानी रानी लक्ष्मीबाई थी, 1857 की जो क्रांति हुई थी वो यहीं से हुई थी। स्वतंत्रता का प्रथम द्वार बुंदेलखंड को ही माना जाता है, और यहाँ हर कदम पे नारी बुंदेलखंड राज्य के लिए खड़ी होगी, और जब तक बुंदेलखंड राज्य का निर्माण नहीं होगा, बुंदेलखंड की नारी को कमज़ोर मत समझो। फूल नहीं चिंगारी, हम बुंदेलखंड की नारी हैं। बाबूलाल जी, आप देख रहे होंगे कि आपके पुराने मित्र कैसे जोशीली बातें करके भीड़ का समर्थन जुटा रहे हैं, तालियां बटोर रहे हैं, समर्थन जुटा रहे हैं। आपने भी बहुत जुटाया अपने दौर में, पर क्या आपने समय रहते समझ लिया कि सिर्फ इतने भर से काम नहीं चलेगा, इसलिए आप उस पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए? क्या कमी रही आंदोलन की? अगर आप आंदोलन में सक्रिय थे, अब आप एक राजनीतिक दल में सक्रिय हैं, क्या कोर्स करेक्शन होना चाहिए था, ये बताइए। देखिए, दूसरे राज्यों में हमारे राज्यों में एक विशेष अंतर है कि हमारे यहाँ की जनता गरीबी की मारी हुई है। यहाँ दैवीय आपदा, सूखा और या बाढ़ और बेरोजगारी, इसके बाद पलायन, आत्महत्या, ये दैवीय आपदाओं के कारण यहाँ आदमी को जो जेब खर्च चाहिए, अगर लखनऊ जाना है, झांसी जाना है, आंदोलन करना है, वो आंदोलन करने के लिए उसके पास अर्थ का अभाव है। और यहाँ के जो लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो जिंदगी भर यहाँ सत्ता, ये मुझे एक चीज समझ में नहीं आ रही, जगदीश जी भी बोल रहे थे नाम नहीं लेना चाहता, नाम क्यों नहीं ले रहे हैं भाई? खुल के जनता को बताइए। जो भी रहे ऊपर सत्ता में, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि जो भी सत्ता में ऊपर रहे, उनकी राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं रही। इस तेलंगाना की जो बात चल रही है, तेलंगाना के लोग सबसे पहले यहाँ मेरे पास आए थे। आंदोलन जब किया था, केसीआर साहब मेरे पास आए और मुझसे कहा कि हम झांसी रानी का आशीर्वाद लेने आए हैं, पत्रकार वार्ता कराइए। पत्रकार वार्ता की, हम उनके यहाँ अतिथि बन करके गए, लेकिन केसीआर साहब उस समय डिप्टी स्पीकर हुआ करते थे और डिप्टी स्पीकर के पद से इस्तीफा दे करके आए थे, तो उनके साथ अट्रैक्शन था। यहाँ का कोई नेता अपना पद छोड़ करके बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए मैदान में नहीं आ रहा है, न आया। मैंने पूर्व मंत्री से कहा था, जो बुंदेलखंड के नाम पर जीत करके गए थे, उन मंत्री से मैंने कहा था, अगर 1 महीने पहले भी अगर छोड़ दोगे सत्ता, मंत्री पद छोड़ दोगे, तो जनता बुंदेलखंड की आपको हाथों हाथ लेगी और आप फिर जीत जाओगे। लेकिन लोभ था, मंत्री पद का लोभ, वो छोड़ नहीं सके और चुनाव भी हार गए, बुंदेलखंड के को ताकत भी नहीं दे पाए। तो बात यही है, जैसे अभी लोगों ने कहा, हमारे साथ वास्तव में विडंबना है। विडंबना यह है कि जैसे अभी बताया भानु भाई ने कि हम जब लोग इतने ताकतदार लोग थे, तो हमको जानबूझकर के जो पुरस्कार मिलना चाहिए था, 1857 की रानी झांसी ने जो बलिदान किया था, सबसे पहले जाकी राज न सूरज डूबे, नाम सुने ते चौक परे, सोई झांसी फिर फांसी बनकर अंग्रेजन के पड़ी गरे, दिखा पड़ी काली की झांकी झांसी वाली रानी में, पानीदार यहाँ का पानी आग यहाँ के पानी में। बुंदेलखंड के लोग बहुत ताकतदार हैं, शौर्यशाली हैं, पराक्रमशाली हैं। ये अगर इनको बुंदेलखंड राज्य बना दिया जाएगा, तो जैसे अंग्रेजों को खदेड़ने का काम किया है,
पूरे दिल्ली में कब्जा कर लेंगे। इसलिए जो पुरस्कार मिलना चाहिए था बुंदेलखंड को, तो पुरस्कार तो नहीं दिया गया, अभिशाप दिया गया। बुंदेलखंड को 2 टुकड़ों में बांट दिया गया, उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड। ये हमारे साथ बेनमना हुई है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग सब बड़ी जोशीली बातें कर रहे हैं, हम भी बुंदेलखंड से हैं, बहुत इस पीड़ा को सहते हैं बुंदेलखंड के पिछड़ेपन की। आप बोल रहे हैं अलग बुंदेलखंड, अलग बुंदेलखंड। आप भी तो लड़े 2-3 बार बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले चुनाव, तो लोग ही आपके साथ नहीं है। ऐसा नहीं, आप इतिहास उठाओ। अरे भाई देखिए, वो क्या बात पूछ रहे हैं आप हल्ला मचाने के लिए। देखिए, आपको बताएं, मैं 3 बार चुनाव लड़ा हूं ग्रेजुएट वाला, और तीनों बार का इतिहास उठा करके देखिए। मैंने कहा था बुंदेलखंड में जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूं, ये बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए जनमत संग्रह है, और तीनों बार मैं 7 जिलों में जीत करके आया हूं। आप पता करिए, ये इसी बुंदेलखंड में 12,500 वोट झांसी में गिरा था ग्रेजुएट का, और 12,500 में मुझको 10,500 वोट मिला था। आप कल्पना करिए। तो जनता चाहती है बुंदेलखंड स्टूडेंट, क्योंकि फिर कहाँ कृपा कहाँ अटकी हुई है? कृपा बता दिया हमने। कृपा केवल राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति में अटकी हुई है। जिस दिन राजनीतिक दल, तो वो राजनीतिक दल तो देखिए, लोकतंत्र है, जनतंत्र है, जनता का आदेश, जनता का दबाव होगा तो वो सब है जी। आप तो जनता, क्या आपको लग रहा है आप लोग संगठित नहीं कर पाए? जनता, आप लोगों के पास वो नारा नहीं है, नेतृत्व नहीं है, या नैरेटिव नहीं है जिसके छतरी तले बुंदेलखंड की पूरी जनता एक हो जाए, चाहे वो मध्य प्रदेश में पड़ने वाला बुंदेलखंड हो और उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला। जब जनमत का दबाव होगा तो सारी सत्ताएं दरवाजा खोलती हैं। हमारे पास ऐसा नेता नहीं है, नेता सार्वभौमिक नेता नहीं है हमारे पास, जिसके छतरी के नीचे हम सब लोग आ सकें। और ऐसा भी नहीं मान्यवर के नेता थे नहीं, नेता थे, लेकिन उन्होंने वो कार्य नहीं किया। एक चीज़ और भी जोड़ दूं बाबूलाल जी, आपने बिल्कुल बिल्कुल सच बात कही कि चुनाव होता है, हमारे जो शीर्षस्थ हैं उनको ध्यान नहीं देते हैं वो। मान्यवर, हम लोगों ने 78 दिन सामूहिक सत्याग्रह किया था, बाबूलाल जी का नेतृत्व था उसमें, सारे घटक दल उसमें साथ में बैठा करते थे, सारे राजनीतिक दल आकर उसमें शिरकत किया करते थे। एक प्रश्न पूछा करते थे उमा भारती जी से कि 3 साल का हुआ क्या, 3 साल का वादा कहां गौड़ हो गया? तो सबसे पहले उन्होंने एक बहाना बनाना शुरू किया कि ये जितने भी घटक संगठन हैं जी, अलग अलग दल के हैं, अलग अलग लोग इतने होते भग रहे, हम लोगों ने संयुक्त मोर्चा बना लिया। फिर उन्होंने कहा नहीं भैया वो नक्शा ठीक नहीं है, हम लोगों ने नक्शा ठीक करके उनको दे दिया। फिर वो बोली मध्य प्रदेश के लोग नहीं तैयार हो रहे हैं, मध्य प्रदेश के समस्त जनपदों से, समस्त जिला अधिवक्ता संघों से प्रस्ताव पारित करा के भिजवा दिए कि हम बुंदेलखंड के साथ हैं। उसके बाद चुनाव वे लड़ी नहीं और ऐसे भाग गई। अब उन्हें हम लोग सीरियस लेते भी नहीं है, क्योंकि उनके बस का अब कुछ रह भी नहीं गया, इसलिए उन्हें सीरियस लेने का कोई कार्य नहीं है। अब हमको देखना है हमारे जो सांसद हैं वर्तमान, उन सांसदों में एक सांसद निकल के आया, भारतीय जनता पार्टी का है, पुष्पेन चंदेल उसका नाम है, हमीरपुर का सांसद है। उसने पार्लियामेंट में, अभी पिछले पार्लियामेंट में, वो जो कोरोना से पहले हुई थी, उस पार्लियामेंट में उसने प्रस्ताव रखा अपना कि हम बुंदेलखंड राज्य निर्माण बने बिना यहाँ का विकास नहीं हो सकता। वही एकमात्र मर्द सांसद निकल के आया है बुंदेलखंड की बात करने के लिए। हमारे आदरणीय सांसद जो हमारे सांसद जीत के आए, उनके पिता तो सबसे बड़ा झंडा उठा के चलते थे, अब वो भी हम लोगों को गणित पढ़ाने लगे हैं। पहले एक ब्लूप्रिंट बनाया जाएगा। अरे यार, हम और आप होत को हैं ब्लूप्रिंट बनाने वाले, ये काम है सरकारों का। ये वो करेगा जब हम मुख्यमंत्री किसी को बना देंगे, हम और आप कौन होते ब्लूप्रिंट बनाने वाले? ये टालने का कार्य कर रहे हैं। जब तक ब्लूप्रिंट नहीं बनेगा भानु जी, जब तक एक आप संकल्पना हाइपोथेसिस नहीं देंगे कि अगर अलग राज्य बन जाता है उसका रेवेन्यू स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके आय के साधन क्या होंगे, उसका स्वरूप क्या होगा, तो ब्लूप्रिंट तो आपको बना के देना होगा सर। ना? ये सारी चीज जो आप बोल रहे हैं, जो सारी चीज जो आपने जो प्रश्न आपने किए हैं, ये भारत सरकार के गलियारे में पेबस्त हैं सब। उनको हमारा भौगोलिक परिस्थिति भी मालूम है, उनको हमारी जनगणना भी मालूम है, हमारी पर कैपिटा इनकम भी मालूम है, हमारे राज्य के स्रोत कितने होंगे राजस्व के वो भी मालूम है। उन्हें ये भी मालूम है कि एक राज्य चलाने में क्या क्या कठिनाइयाँ होती हैं, क्या क्या दुश्वारियाँ होती हैं, सब मालूम है। और वो लोग कहते हैं कि उन्हें ये भी मालूम है कि ये अलग बुंदेलखंड राज्य की मांग कुछ मंचों तक ओज से बस प्रेरित है, कोई जरूरत नहीं, क्योंकि पॉलिटिकली उनको कभी इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। बाबूलाल जी क्या जोड़ना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूं, जो ब्लूप्रिंट की बात करते हैं ना, उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बनाया हुआ है, मध्य प्रदेश की सरकार ने विकास प्राधिकरण बनाया हुआ है। अगर सरकार को ब्लूप्रिंट स्वीकार करना है तो वही ब्लूप्रिंट स्वीकार कर ले, उन दोनों विकास प्राधिकरण।
उन्हीं के आधार पर अगर राज्य बना देंगे। रही आप जो पैसे की बात करते हैं, रेवेन्यू की बात करते हैं, तो आप देखिए रेवेन्यू यहाँ से लेकर के मध्य प्रदेश का जो कोना इधर का इलाका है और जो बुंदेलखंड के उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड का जो इलाका है, खनिज संपदाएं भरी हुई हैं, मिट्टी गिट्टी बालू पत्थर। आप देखते हैं तौल में बालू जा रही है। तो हमारा अगर केवल और केवल खनिज संपदा का पैसा हमको दे दिया बाबूलाल जी, आप दो बातें कह रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि हमारे पास इतने भी संसाधन नहीं कि हम आंदोलन की दस्तक लखनऊ और दिल्ली तक कर रहे हैं। नहीं, खनिज संपदा है लेकिन हम उसके मालिक नहीं हैं। कौन है उसका मालिक? कौन लेके जा रहा है? उसके मालिक बड़े बड़े सरमाएदार हैं, जैसे सोमदत्त प्लाजा बॉम्बे जैसे बड़े बड़े माफिया जो हैं, जिनके 10-10 टैरा के ट्रक लेकर के यहाँ से गिट्टी लेकर के बाहर जा रहे हैं, वो माफिया वो मालिक है, मालिक नहीं है खनिज के। और आपकी सरकार क्या कर रही है उनके खिलाफ? ऐसा है सर, बिल्कुल। देखिए सरकार का काम, सरकार जो है सरकार राजस्व वसूल रही है। सरकार का राजस्व उत्तर प्रदेश लखनऊ जा रहा है। कई लोग कह रहे थे कि बाबूलाल जी से पूछ लीजिएगा कि अपना सीवी जमा करके आए क्या झांसी विधानसभा से भाजपा के लिए। नहीं, मैं अपना सीवी तो मेरा जमा है, ये जो हाँ जी जमा किया है। चूंकि मैं ऑलरेडी 3 बार स्नातक एमएलसी का चुनाव बुंदेलखंड के नाम पर लड़ा हूं, क्योंकि मान्यवर मैंने अपने को न्यौछावर करने का काम किया है। आज तक स्वतंत्रता के बाद आज तक आपका स्नातक विधायक नहीं जिता पाए हम शिक्षक विधायक नहीं जिता पाए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एक सदस्य नहीं बना पाए, योजना आयोग का एक अध्यक्ष नहीं बना पाए, एक कुलपति नहीं बना पाए। इसलिए हम बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। तो आप झांसी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं? हम एमएलसी स्थानीय निकाय के एमएलसी के लिए हमने वो दिया हुआ अपना। ठीक जी जगदीश जी, ये बहुत मंच पे ओजपूर्ण बातें होती हैं। इन्होंने कहा जीते नहीं हारे नहीं, विधायक बन जाएंगे तो राज्य की मांग आगे बढ़ाएंगे। उमा भारती तो मुख्यमंत्री भी नहीं, केंद्रीय मंत्री नहीं, जब वो बात आगे नहीं बढ़ा पाई। कांग्रेस की सरकारें नहीं, उन्होंने इस कॉज पर ध्यान नहीं दिया। बसपा ने अपनी सत्ता के उत्तरार्ध में प्रस्ताव पेश किया, लेकिन तब तक यूपीए सरकार पर उनका उतना दबाव नहीं था। तो होगा कैसे? ये सब ऐसे ही भाषण होते रहेंगे सिर्फ। सौरव जी, आज भी मैं आपको 98 की बात मैंने की थी आपसे, मैंने 1998 में की बात की थी आपसे। 1998 में शंकरलाल मेहरोत्रा के नेतृत्व में आंदोलन ने वो ऊंचाई प्राप्त की थी कि जहां ये लगता था कि सबसे पहले बुंदेलखंड बनेगा। अब जो आंदोलन चल रहा है, भानु जी जरूर एक लॉ जलाए हुए हैं, लेकिन अब जो आंदोलन चल रहा है वो वैसा चल रहा है जैसे अपन को एक पुल पुलिया बनाने का आंदोलन चलाना पड़ता है। एक पुल पुलिया बनाने हम 4 लोग अनशन पर बैठ गए, हम 4 लोग धरने पर बैठ गए। आंदोलन में वह गति नहीं है, आंदोलन में वह तीव्रता नहीं है, आंदोलन में वह ऊंचाई नहीं है जिससे बुंदेलखंड राज बनता है। बुंदेलखंड राज बनाने का मतलब है कि भारत के नक्शे में परिवर्तन की लड़ाई। वह आंदोलन अभी तक नहीं है। भानु ने जरूर अभी एक शुरुआत की है, भानु सहाय जी ने। अब यहां से बुंदेलखंड के नाम पर वोट लेके आप सांसद बन गए, बुंदेलखंड के नाम पर वोट लेके आप विधायक बन गए, बुंदेलखंड के नाम वोट लेके आप मंत्री बन गए। हाँ, प्रदीप जैन आदित्य की एक बात जरूर मैं यहाँ इस मंच से कहना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत जैसे खींच मार के 7,500 रुपए का एक बुंदेलखंड पैकेज लाया था, लेकिन 7,500 करोड़ 7,500 करोड़ करोड़ जोड़ना भूल गए आप? नहीं, मैं 7,500 करोड़ चलिए भूल बड़ी गया, रकम है, बड़ी रकम है, भूल जा। हो सकता है हम तो चूंकि पंडित आदमी से 2-4 हजार रुपये की बात में सही हो जात। खैर, 7,500 रुपये करोड़ का जो सेंट्रल से पैकेज आया था, उसमें 3.25-4 हजार करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को दिए गए थे। मुझसे प्रदीप जैन जी ने पूछा था कि क्या किया जाए। मैंने उनसे ये कहा था कि बुंदेलखंड में लगभग 20,000 तालाब हैं। अभी जो बात चल रही थी कि अगर बुंदेलखंड में केवल पानी की हम व्यवस्था पूरी कर दें, अपना वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को दुरुस्त कर दें, तो यहाँ का किसान पंजाब के किसान से ज़्यादा ऊपर होगा। पंजाब में जब भाखड़ा नंगल बांध नहीं बना था, पानी की कमी थी, तब पंजाब का किसान बुंदेलखंड के लोगों से बहुत पीछे था। सौरभ जी, आप इस बात को जानते होंगे। जब भाखड़ा नंगल बांध बना तो बुंदेलखंड पंजाब का किसान आज भी नाइके के 7,500 के जूते पहन के अपनी खेती करता है, और बुंदेलखंड में 20,000 तालाब होने के बावजूद हम यहाँ पैसे को मोहताज हैं। तो उस पैकेज को राज्य सरकारों ने यहाँ बुंदेलखंड, यहाँ मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सपा की सरकार थी और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। इन सरकारों ने केवल मंडियां बनाई। भाई, यहाँ की मंडी अगर यहाँ बस स्टैंड के बाद बने रहती तो किसको ज़्यादा तकलीफ थी?
भोजला बना दी, जहां से किसान, छोटा किसान वहां जा नहीं सकता, छोटा किसान वहां अपनी पैदावार लेके जा नहीं सकता, क्योंकि उसकी पैदावार का मूल्य बढ़ता है। तो उसको गलत उपयोग किया गया, माने दोनों सरकारों ने उस पैकेज का गलत उपयोग किया। तो यही मेरा मतलब है कि यहाँ के लिए जो सूरमाओं की धरती थी उसको इसलिए बांटा गया है कि तुम प्लीज कि उसको तुम इनको बुंदेलखंडियों को क्या बाबूलाल जी भूखा रहने दो। सहमत हैं क्या इनके कहे से? मैंने कहा, हमने नारा दिया था उस समय, पैकेज नहीं स्वराज्य चाहिए, हमें हमारा राज्य चाहिए। राज की बात से किसको मना है यार? अब थोड़ा ऑडियंस से राज की सवाल बात जवाब को ले किससे लेते मना हैं। है? बाकी राज बुंदेलखंड की तो आपने सभी बात विकास कर रहे पैकेज थे। की बात की, भाजपा वाले बुंदेलखंड विकास निधि, डिफेंस कॉरिडोर और एक्सप्रेसवे गिनवा देते हैं। हकीकत आपने खुद ही बताई, 73% और 67% निधि, आप पूरा मद भी, बजट भी इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऑडियंस से कोई सवाल पूछना चाहेगा? बजट का दुरुपयोग हुआ जी, और मंडियों की बात तो हम खुद देख के आए, जहां जरूरत नहीं वहां पे इमारतें खड़ी कर दी गई। केवल अभी मैं ठेकेदारों को लाभ दिलाने के लिए ये योजना लागू की गई। माइक दीजिए। सवाल जितना संक्षिप्त रहेगा, जवाब की उतनी ज्यादा गुंजाइशें रहेंगी। शॉर्ट में ही रहेगा हमारा। नाम बताइए। विवेक वर्मा। पूछिए। हम इन महारथियों से एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि हमेशा बुंदेलखंड के नाम पर राजनीतिक रोटियां क्यों सेकी जाती हैं? बुंदेलखंड का पानी बुंदेलखंड से बाहर, बुंदेलखंड का अनाज बुंदेलखंड से बाहर, बुंदेलखंड के रोजगार यहाँ पर युवा रोजगार के लिए मोहताज, यहाँ के लोग किसान फांसी लगा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन ये राजनेता अपनी नोटिस ना कराए, लेकिन बुंदेलखंड के नाम पर किसी को जनता नहीं है। आखिर क्यों? पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। पर मुझे लगता है कि आपको ये सवाल अगले सत्र में जब अलग अलग राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि बैठे होंगे तब पूछना चाहिए। बाकी आप में से कोई जवाब देना चाहेगा? जी मैं देना चाहता जी हूँ। बताइए। मैं भी जवाब दे सकता हूँ। हमीदा जी थोड़ा। अच्छा हमीदा जी आप दे दिए। बैठिए आप बैठिए। भैया आपका धन्यवाद, आपने इतने ओजस्वी भाषण के लहजे में इस सवाल किया। बहुत छोटा सा जवाब है, ये जो लोग यहाँ बैठे हैं वो ये सब नहीं कर रहे, वो तो सत्ता से बहुत दूर हैं, ना ही वो आगे सत्ता में कहीं जाने वाले हैं। अगर आप वाकई चाहते हैं कि बुंदेलखंड बन जाए तो आने वाले चुनाव में सारे कैंडिडेटों को हराइए, जिस पे आपको विश्वास हो कि जो आपको जिता सकता है आप उसे वोट दीजिए। अपनी आत्मा पे हाथ रखकर ये तय करिए कि इन 7 लोगों में से 8 लोगों में से कौन सा कैंडिडेट है जो आपको जिता सकता है, आप उसे वोट दो, किसी पार्टी के नाम पे वोट नहीं दो। बाबूलाल जी आपका सोच मसला रहे हैं हल हो हमीदा जाएगा। जी आपके तो राजनीतिक संभावनाएं अब नहीं है, हमारा क्यों खराब कर रही हैं? चलिए अगला सवाल जी, ये बीच में भाई साहब जो खड़े हुए हैं, हाँ, जिनके कंधे पे गमछा है। जी मेरा सवाल बाबूलाल सर से है। मेरा नाम शेख अली मोहम्मद कुरैशी है। सर, मध्य प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी सरकार है और केंद्र में भी है सर, इसके बावजूद भी बुंदेलखंड नहीं बन पा रहा है, ऐसा क्यों? आज भी है और इसके पहले भी थी सरकारें दोनों तरफ। मैं अभी भी कह रहा हूं, ये बुंदेलखंड राज्य की इच्छा शक्ति चाहिए, राजनीतिक दलों में इच्छा शक्ति नहीं है। आंदोलन से देखिए, हम अब जान चुके हैं किसान आंदोलन कितना भैरन चल रहा है। लेकिन एक बात है मानवर, चूंकि मैं जान रहा हूं कि आंदोलन से अब ये बहुत कुछ होने वाला नहीं है। जब तक राजनेता बैठा हुआ ऊपर, जब तक उसका इशारा नहीं होगा, उसकी इच्छा शक्ति नहीं होगी, तब तक हमारा राज्य बनना असंभव लग रहा है। इसलिए राज्य बनाने के लिए ऊपर के नेताओं को राजी करना पड़ेगा। ये पीछे एक भाई साहब जो दोनों हाथ ऊपर करे खड़े हैं, थोड़ा 2-3 लोग माइक लेके चले जाइए भाई। ये क्या पूरा किराया दिया है तो सारे माइक दीजिए ना यार, खर्चा करो थोड़ा। धरे बैठे हैं यहाँ पे, वो पीछे तो दोनों हाथ ऊपर, अरे हाथ ऊपर करो ना दोनों। बहुत बढ़िया, जाओ भाग के। हाँ, मेरा सवाल आदरणीय सर से है। मैं इनके कॉलेज का छात्र रहा हूँ। बाबूलाल जी से बहुत सवाल हैं। मैं इन्हीं के कॉलेज में आपके पढ़ा हूँ। स्टूडेंट आपसे बहुत प्यार करते हैं इनके लिए साहब। कार्य किया है मैंने। आज मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जिस पार्टी ने आपको यज्ञदत्त शर्मा के आगे नहीं रखा कभी भी, उस पार्टी में आप जाकर बुंदेलखंड राज की कैसे बात कर सकते हैं? और क्या पृथक तरीके से आप बात करने को जब उतारू होते हैं? और मैं आपसे इस चीज के लिए ही पूछता हूं कि क्या कॉलेज में अभी भी वो कार्य हुए हैं जो आपने किए हैं? मैं हर एक कार्य का ब्यौरा आपके सामने रखूंगा सर, मैं उसी में पढ़ता हूं अभी भी और आपके ही साथ रहा हूं, आपका समर्थन करता रहूंगा हमेशा। लेकिन क्या उस पार्टी में जाना सही रहेगा जिसने यज्ञदत्त शर्मा के सामने आपको आगे ही नहीं रखा? और एक बाबूलाल जी, कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि भाजपा से पहले आप किस पार्टी में थे? नहीं, मैं पहले भाजपा में ही था। शुरू से मेरा जन्म भाजपा में ही हुआ था।
अरे रुको 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 रुको, अरे मुझे- सुन लो देखो, भाई। बताने अगर मुझे मालूम होता कि मुझे संख्या ज्यादा लानी है तो तुमसे ज्यादा संख्या ले आता। हाँ ठीक है, आप अरे ये सुन लीजिए मेरी बात आप तो प्रायोजित बैठे हैं, मैं जो कुछ कह रहा हूं देखिए, मैं सबसे पहले विद्यार्थी परिषद से प्रेसिडेंट रहा हूं, बुंदेलखंड कॉलेज का विद्यार्थी परिषद से प्रेसिडेंट रहा हूं, मैंने स्थापित किया। मैं बीजेपी का महामंत्री रहा हूं, लेकिन मेरा विवाद सर्वविदित है, आप लोगों को मालूम होगा। एक मंत्री से मेरा विवाद हो गया किससे? था। क्यों नाम ले रहे हैं? अरे नाम लेने से क्या परहेज है? क्या रविंद्र शुक्ला से लड़ाई हो गई थी? वो मेरे मानवर हैं, रविंद्र शुक्ला से लड़ाई, हम तो नाम ले रहे हैं। मेरे मान नहीं है। रविंद्र शुक्ला से लड़ाई हुई थी। आप ले नहीं, ठीक है, तो मुझे पार्टी से अब निकाल तो दिया पार्टी गया। उनको भी टिकट नहीं देती, अब क्या खतरा उनसे? मुझे निकाल दिया गया था पार्टी से, अच्छा। मुझको निकाल दिया गया था, इसलिए मुझको दूसरी पार्टियों की शरण लेनी पड़ी थी। अच्छा, और वो जो लड़का पूछ रहा है कि आप में इतने तेवर हैं, अच्छी बात है जी। इतना प्रेरणादायी नेतृत्व प्रदेश को मिले, बुंदेलखंड के हैं, भानु जी को, बाबूलाल जी जैसा, वो कह रहे हैं कि इन तेवरों का इस्तेमाल आपने अपने कॉलेज की भलाई के लिए कितना किया? क्या भाई, मेरे कॉलेज की बात कोई करने वाला है? कॉलेज में क्या नहीं किया? कॉलेज में क्या नहीं हुआ? सब कुछ हुआ। नहीं, क्या नहीं हुआ? सुनिए, LLM आया है, एमएड आया है, एमए ज्योग्राफी आया है, एमए सोशियोलॉजी आया है, एमए साइकोलॉजी आया है, मेरे MSc मैथ आया है। हाँ, ये भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं, नहीं इनको आया? माइक दीजिए आगे। बोलो क्या नहीं आया? बीकेडी में जो कमी हो उसको अभी भी पूरा कर दूंगा। नहीं, बीकेडी में कोई कमी नहीं है तिवारी जी, लेकिन ऐसा है कि वहाँ का छात्र एमए ज्योग्राफी का जी नहीं जानता होगा, लेकिन नंबर पूरे मिलेंगे उसको। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल। हाँ भाई, अच्छा सबको लग रहा है आप दोनों हाथ जी इधर दे दीजिए, इनको आगे, ये आगे इनको दे दीजिए। हाँ जी, नाम बताइए अपना। हाय, साक्षी राय फ्रॉम खरी बात न्यूज़। एक सवाल जो है मैं इस मंच से मोदी जी से पूछना चाहती हूँ। ये ललन टॉप है, इतना बड़ा जो प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर प्रवक्ता जी भी मौजूद हैं बीजेपी के, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उमा भारती जी ने जो वादा किया था वो मोदी जी की मौजूदगी में किया था, तब भी अभी तक इतना टाइम हो गया है, बुंदेलखंड राज्य नहीं बन पाया है। अब कैसे उम्मीद करके वोट दिया जाए? देखिए ऐसा है, अरे अभी जैसे बताया, महोबा के सांसद चंदेल साहब ने प्रश्न उठाया है अभी लोकसभा में। ब्रजेश प्रजापति ने विधानसभा में भी मांग की है, आपको मालूम होगा, माननीय ब्रजेश प्रजापति विधायक ने किया है, पटेल जी ने भी बात कही है, और चित्रकूट में RSS की मीटिंग में भी बुंदेलखंड राज्य का मुद्दा उठाया गया है। तो RSS के मोहन भागवत जी के सामने अगर कोई बात आई है तो विश्वास कीजिए कितना बड़ा संगठन है और राज्य बन सकता है। भाई साहब बस हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों पांचों मेहमानों का।